इतनी सीट नहीं आ पाएंगी विपक्ष के जिसमें वो नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी पर आसीन हो सके। और दूसरी जो सबसे बड़ी घटना होगी कि जून में मोदी जी भारत की जनता के साथ 111वीं मन की बात तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में, वो तीसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस अस्तांचल की ओर है। कांग्रेस बाबा साहब विरोधी पार्टी है और मोदी जी बाबा साहब के सम्मान करने वाली पार्टी के प्रणेता है। पंचतीर्थ बनाया है। यहां भी आपके जो दीक्षा क्षेत्र है विदर्भ में, तो उसमें भी 200 करोड़ रुपए दिए हैं। जहां जहां इंग्लैंड में भी बना है, तो पंचतीर्थ बनाने वाले एक तरफ मोदी जी है जो अम्बेडकर जी का सम्मान कर रहे हैं, और एक तरफ वो कांग्रेस पार्टी है जो अम्बेडकर जी को 2 बार अपमानित कर चुकी है और वो संसद ना भेजने का षड्यंत्र कर चुकी है। इन विचारधाराओं के बीच में और एक तरफ है राम जी का नाम लेने वाले लोग, राम का मंदिर बनाने वाले लोग, और दूसरी तरफ है राम जी का भजन करने पर गिरफ्तारी करने वाली सरकार के मुखिया लोग, हनुमान चालीसा पाठ कर पढ़ने पर जो लोगों की गिरफ्तारी और उनकी प्रताड़ना करने वाले लोग। मैं सीधे तौर पर परिवारवादी ताकतों का सामना आज राष्ट्रवादी ताकतें कर रही हैं, और इसमें राष्ट्रवादी ताकतें विजयी होंगी। और जो 400 का लक्ष्य एनडीए का है, मैं समझता हूं से कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी में आएंगी, और पिछली बार से कहीं ज्यादा सीटें लोकसभा में एनडीए को महाराष्ट्र में मिलेगी। यही सब निवेदन करने के निमित्त मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हर दिन 7 बलात्कार हो रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स कुछ की हो रही है, कुछ की नहीं हो रही है। ये बात ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि यूक्रेन और फ्रांस युद्ध हुआ था, पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही थी कि मध्यस्थता कराएंगे। वहीं मणिपुर में जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके अपमानित किया गया, इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? ऐसी बात क्यों नहीं आई सामने? आपका प्रश्न अगर कोई व्यक्तिगत आक्रोश से युक्त हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मणिपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसको सख्ती से निपटा है। आज वहां स्थितियां सामान्य हैं, दोषी हैं उनको कड़ा दंड दिया गया है। और यूक्रेन में फंसे हुए 10,000 से ऊपर लोग, शायद आपने वो दृश्य टेलीविजन पे नहीं देखा होगा कि वहां से मोदी जी ने अपने मिनिस्टर को भेजा है। दुनिया में कहीं भी आपको दिखाई पड़ा होगा कि मंत्री युद्ध के क्षेत्र में जहाज लेकर उतर रहे हो? यहाँ के 3-3, 4-4 मंत्री, तो पीयूष गोयल साहब भी गए थे, यहाँ वीके सिंह साहब भी गए थे, 4 मंत्री गए थे, और उनके जहाज युद्ध स्तर पर उतरे। और यूक्रेन और रशिया से जो समझौता हुआ कि जिन गाड़ियों पर भारत मां का झंडा होगा उसमें गोली नहीं चलेगी, वहां भारत माता की जय बोलकर जो गाड़ियां निकल रही थी हाथ में तिरंगा लेके, उनमें पाकिस्तानी भी आकर बैठे थे, अमेरिका के लोग भी आके बैठे थे। यानी भारत की आड़ में दुनिया के कई देशों की जान केवल मोदी जी के कारण बची थी। जब आपको अंग्रेजों के समय याद होगा, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त इनकी जान नहीं बचा पाए, को छुड़ा नहीं पाए, को फांसी हो गई, कांग्रेस नहीं बचा पाई थी। अभी कतर में मणिपुर के समय पे प्रधानमंत्री मोदी आप तकरार करके थोड़ी आए। नहीं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। मणिपुर के ऊपर में बोलिए सर। यूक्रेन का हमने देखा, हमने कवर किया, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, हम उस बात को अच्छे से ले रहे हैं। मणिपुर के ऊपर मेरा निवेदन आपसे है कि आपका कर्तव्य सवाल पूछना, मेरा दायित्व है उसका उत्तर देना। हम कोई डिबेट में नहीं बैठे जो हम आपसे तर्क करेंगे। मैंने एक लाइन में जवाब दिया कि मणिपुर में कठोर कार्रवाई हुई, स्थितियां शांत है, ये इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार सतर्क है। यूक्रेन की बात आपने कही तो मैंने कहा कि वहां भारत का झंडा नहीं, रशिया के और यूक्रेन के सैनिक जो एक दूसरे के विरोधी थे उनके हथियारों को छुपाया, ये नाम मोदी का है और मोदी जी इस स्ट्राइक के लिए जाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से राम मंदिर बन गया, इसका प्रभाव पूरे देश में इलेक्शन पर कैसा पड़ा? देखिए, बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं रहा कभी, बीजेपी के लिए आस्था रहा है। और आज मैं अपनी घटना बता रहा हूं
मैं आ रहा था महाराष्ट्र में, मुंबई में मैं प्रभारी बना था, तो मुझे एक देहात की महिला मिली थी। मेरा आदत है कि मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या है। मैंने उनसे पूछा, अम्मा बीजेपी को बोल रही हो क्या, टीका ओढ़ते हो? बोली, बच्चा दो ही बातें ना जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। ये पब्लिक का एक ओपिनियन है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन बीजेपी ने पहले भी 3 सरकारें 4 सरकारें भी गंवा दी थी, लेकिन राम मंदिर उस समय जो सरकार कौन गंवाता है? राम मंदिर को अपनी आस्था माना था। कल्याण सिंह जी त्याग पत्र देकर और तुरंत विपक्ष में आ गए थे, और मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ चला गया था, मध्य प्रदेश चला गया था, राजस्थान चला गया था, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर के प्रति अपना समर्पण नहीं छोड़ा था। और ये दल पहले भी थे, आज भी है। आज कांग्रेस का एक नेता कभी वहां पर दर्शन करने नहीं गया। आदरणीय उद्धव जी हिंदुत्व का चेहरा ओढ़े हुए हैं, लेकिन राम मंदिर जाने से वो आज भी कतरा रहे, क्योंकि अब उनका वो तथाकथित छदम धर्मनिरपेक्ष नेता हो गए। और शरद पवार जी का तो मैं कह नहीं सकता हूं, कभी भी मंदिर के फेवर में नहीं रहे। बीजेपी खुले आ रही है, और बीजेपी आज भी डंके की चोट पे कहती है कि पहले तो हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। रामलला हम आ गए और मंदिर वही बना गए। शर्मा जी, विदर्भ में बीजेपी पे भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। चंद्रपुर लोकसभा मतदार संघ में मुनगंटीवार की जो प्रचार गाड़ी है उसको हकाल के दिया है, और कल जो मामला है गोंदिया मतदार संघ में जो है सुनील मेंढे जी है उनको गांव से बाहर निकाल दिया है, प्रचार करने नहीं दिया है। ये प्रोपेगेंडा, विपक्ष का प्रोपेगेंडा के बहकावे में आपको नहीं आना चाहिए। मैं ऐसा आपको निवेदन करूंगा। नहीं, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। चंद्रपुर था, परसों गोंदिया था, वर्षा भी था। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप जाके चंद्रपुर देखो तो वहां अजीब सी लहर मोदी जी की जहां है, वहीं मुनगंटी की बात जी के लिए, सुधीर जी के लिए एक अजीब सा सम्मान और आदर है। वन साइडेड चुनाव है, और वहां बता रहे वन साइड, वहां छोटा बच्चा भी जाएगा तो बता सकता है कि सुधीर जी क्या लाख वहां पर सब क्यों नहीं हो रही, जैसे नागपुर के लिए कि नितिन जी 4 लाख से जीतेंगे कि 5 लाख से जीतेंगे, वैसे वहां हो रहा है कि सुधीर जी 3 लाख से जीतेंगे कि 4 लाख से जीतेंगे। विवाद है, राष्ट्रवादी का विवाद है, सीट बंटवारे के आप प्रभारी कैसे? मैं बता रहा हूं। शर्मा जी, आपने कहा कि कांग्रेस विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, और आपने कहा कि अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने चुनाव में हराने का काम है, लेकिन वही बीजेपी जो है वो संविधान बदलने की बात करती है। तो आप ये आप लोगों के चक्कर में कैसे आ गए हैं? प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और हमारे बीजेपी के सारे नेताओं ने कहा है। मोदी जी ने तो ये भी कहा है, जब तक मोदी है तो इस संविधान को हटाना तो छोड़, उसकी तरफ आंख नहीं दिखा सकता। कोई माइक का लाल नहीं है जब तक बीजेपी है। संविधान को बदलने की क्या कोई सोच नहीं सकता। सर, अनंत हेगड़े जी ने वैसा 2014 के पहले बीजेपी ने बोला था विदर्भ अलग दूंगे करके, लेकिन विदर्भ के बारे में बीजेपी बात करती नहीं है, अभी तक विदर्भ अलग हुआ नहीं। देखिए, विदर्भ को अलग करने की जो बात आप कर रहे थे, मैं समझता हूं उसका सीधा आशय वहां के डेवलपमेंट प्रोसेस से था। और डेवलपमेंट इतना हो जाए, हर घर नल हो जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन जाए, 24 घंटे बिजली आ जाए, अच्छी रेल की व्यवस्था हो जाए, मेट्रो सिटी अब नागपुर बन गया विदर्भ का ही, तो ये हवाई अड्डा अच्छा हो रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, कभी डिवाइड करने की बात जहां पर उसकी चर्चा होती है, उसका मुख्य बिंदु होता है कि विकास अवरुद्ध है और विकास होना चाहिए। बीजेपी पूरी तरीके से विदर्भ का जोरदार तरीके से टॉप प्रायोरिटी पर विकास करने का काम कर रही है। ये बीजेपी का नारा था विदर्भ अलग, उसी से देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे। देवेंद्र फडणवीस का नारा था विदर्भ अलग, उसी से सीएम बने थे। आप बोले कि विदर्भ अलग, विदर्भ अलग ठीक है, जब डेवलपमेंट में नंबर 1 पे होगा तो सबसे अलग ही दिखेगा। अब अभी एक का उत्तर आ गया दूसरा इसके पॉलिसी और संघ की जो पॉलिसी है, संघ की और बीजेपी की पॉलिसी छोटी छोटी स्टेट की रहेगी, इसीलिए छत्तीसगढ़ नहीं तो इसको आप जो प्रश्न का उत्तर चाह रहे हैं मुझसे, उसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ।
और आज भी बीजेपी छोटे राज्यों को करने का काम बीजेपी ने किया है। आप बीजेपी पर विश्वास रखिए। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने ठाकरे जी पर जो आरोप लगाए कि उन्होंने राणा दाम्पत्य को वहाँ पे हनुमान चालीसा खत्म करने के लिए अनुमोदन किया था, उनको भी परमिशन नहीं दी गई थी, तो उन्होंने भी ये दो घटनाएं अलग अलग हैं, दो घटनाएं अलग अलग हैं। एक तो पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, एक प्रदर्शन के तौर पर आप खुद ही बता रहे हो कि एक प्रोटेस्ट के तौर पर करने की बात हो रही है। मैं स्थानीय व्यवस्था से नहीं मुझे जानकारी है, इसके लिए गुंडाळू नका गुंडाळू नहीं रुको नहीं सुनील भैया दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से 5000 लोगों ने बहिष्कार किया है चुनाव का, उस पर आप क्या कहेंगे? एक मिनट एक एक करके पूछो तो अच्छा रहता शर्मा जी, है। आपने एक क्वेश्चन करके दूसरा दक्षिण पश्चिम के लोग शर्मा जी आपकी आवाज जोरदार है, इसका मतलब दूसरे की कब्जा नहीं है। प्रश्न देखिए, अनिल भैया रुको ना। इस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग मेहमान के साथ में बहस नहीं करें, एक एक करके क्वेश्चन करें आप। शर्मा जी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। समझता प्रश्न है। एक IHD यानी मानव विकास संस्था और एक अंतर्राष्ट्रीय कामगार संगठन ILO, इनका अभी एक अहवाल प्रसिद्ध हुआ है और वो बहुत ही अहवाल गंभीर है, रोजगार के संदर्भ में आए कि IIT से पास आउट जो है उनको 35% रिप्लेसमेंट नहीं है और भारत की इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है उनको 70% रोजगार नहीं है। अगर तीसरी बार आते हैं, मेरा प्रश्न पूरे होने दीजिए। 2022 का उन्होंने अहवाल दिया है, 86%, उसमें से भी 54% ये सुशिक्षित थे, यानी रोजगार की समस्या ये भारत में बहुत बहुत गंभीर है। अगर मोदी जी तीसरी बार आते हैं, आप ये मंत्र देंगे कि हमने कौशल्य शिक्षण तो चालू कर दिया, लेकिन उस योजना का परिणाम अभी तक धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में आपका उत्तर भी शामिल है। अगर आपने मेरी प्रारंभिक दौर की बात को सुना हो, IIT क्यों लगाया जा रहा है, IIM क्यों लगाया जा रहा है, शिफोसिस क्यों लाया जा रहा है, नरसिम्हा को क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए कि ये योग होगा और योग होगा उसको रोजगार मिलेगा। पूरे देश के लोग शिफोसिस में आते हैं, नरसिम्हा में एडमिशन की लाइन लगती है, एम्स में आज आए हैं तो जहाँ हॉस्पिटल भी लगेगा तहाँ अतिरिक्त तमाम रोजगार और भी सृजित होंगे। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है, अगर आप कॉमर्स के या इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी में कॉमर्स का प्रोफेसर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ का भी ठीक होता है, यानी बिजली आ रही हो, सड़क हो, बड़े बड़े पुल हो, बड़े बड़े हाईवे हो, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से 3.5% जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अपने आप पे बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कौशल विकास के माध्यम से एक आधार रखा है। 55 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। आज 100 मोबाइल में से आज अगर 65 मोबाइल हमारे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, आज पूरे विश्व में मोबाइल को सप्लाई करने वाला भारत बन गया है। डाटा सेंटर आज हिंदुस्तान में हमारे नोएडा में लगा है, एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। तो ये जो चीजें आज हवाई अड्डों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है, मेडिकल कॉलेज की संख्या लगभग 3 गुनी हो गई है। इनका सीधा से कारण है कि योग्यता का समावेश होगा और लोगों को रोजगार का सृजन इससे अपने आप होता है। सड़क बन रही है, मजदूर भी आएंगे, गिट्टी खरीदने वाले लोग आएंगे, वहां ड्राइवर लगेगा, वो सड़क चलेगी, वहां पर होटल लगेंगे, वहां दुकानें आएंगी। ये अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार का सृजन करने वाली चीजें ये होती हैं, जिनको नितिन जी ने और महाराष्ट्र की सरकार ने बड़े बेहतरी से किया है। दामाद जी पर चर्चा की है, चुनाव लड़ने का हिलवा मांग है, तो क्या दामाद जी का आवेदन बीजेपी कार्यालय में पहुंचा है? दामाद जी का अगर आवेदन बीजेपी में आएगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। हमें दामाद ऐसा नहीं चाहिए जो घर जमाई, इस प्रकार का घर जमाई हो, जो घर को साथ साथ देश को भी खा रहा हो, देश में भी जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप हो और जिसका पॉलिटिकल कोई भी योगदान देश में न रहा हो। केवल जीजा जी हैं एक बड़े घराने के, इसलिए जीजा जी चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। धन्यवाद।